हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है और आज मैं और एक नया मानवा लेकर आ चुका हूँ। ये स्टोरी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ 287 साल पहले गॉड मर गए थे और उनकी मौत के बाद उनका खून बिखरा और बन गए गॉड रेलिक्स, ऐसे आर्टिफैक्ट जो साइंस और फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ देते हैं। आज की कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर श्वे जिंग एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट में आता है जो इन्हीं मिस्टीरियस रेलिक्स को कलेक्ट करती है। एक ऐसी केटली जो पानी को इनफाइनाइट बना देती है और एक सिस्टम जो इन रेलिक्स को छूकर हीरो को गॉड लेवल पावर्स देता है। जब श्वेजिंग को पता चलता है कि ये डेंजरस आइटम्स एक्चुअली उसके लिए एक्सपी फार्म है, तो उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट वेपन बनेगा या खुद एक गॉड बन जाएगा। ये स्टोरी फुल ऑफ एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और सिस्टम लेवलिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है एक स्कूल ग्राउंड की हलचल से, जहां स्टूडेंट्स के बीच एक इंटेंस रनिंग कंपटीशन चल रहा है। सब लोग पूरी जान लगा रहे हैं, पसीने में लथपथ हैं, लेकिन ट्रैक पर एक बंदा ऐसा है जो भाग नहीं रहा, वो तो बस हवा से बातें कर रहा है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर शुएजिंग। बिना किसी थकान के वो बिजली की रफ्तार से फिनिश लाइन क्रॉस करता है और अनाउंसमेंट होती है, शुएजिंग 2 मिनट्स 36 सेकंड्स। भाई ने स्कूल का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑडियंस में बैठी लड़कियां तो बस पागल हो गई हैं। चारों तरफ से ऊ वाह वाह और सीनियर शुएजिंग कितने हैंडसम हैं की आवाजें गूंज रही हैं। इधर शुएजिंग शांति से पानी पीता है और अपना मुंह धो रहा होता है। तभी एक हिम्मत वाली लड़की शर्माते हुए आगे आती है और एक टिश्यू ऑफर करती है। कहती है, सीनियर प्लीज अपना पसीना पोंछ लीजिए। शुएजिंग थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे देखता है और बस हाँ थैंक्स बोलकर टिश्यू ले लेता है। बस इतना काफी था। वो लड़की तो खुशी के मारे वहीं पिघल गई और भागती हुई चिल्लाती है, सीनियर ने एक्सेप्ट कर लिया, सीनियर ने एक्सेप्ट कर लिया। शुएजिंग वहां खड़ा होकर धीरे से कुछ बड़बड़ाता है, अ बैन। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यहां है। हमारे एमसी का ध्यान उस लड़की पर बिल्कुल नहीं है। उसकी नजरें हवा में फ्लोट कर रहे एक ट्रांसलूसेंट सिस्टम पैनल पर टिकी हैं। नोटिफिकेशन आता है, रनिंग एक्सपीरियंस +20, यानी उसकी भागने की ट्रेनिंग से उसने 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा लिए हैं। रनिंग लेवल 3 258/800, यानी उसका रनिंग स्किल लेवल 3 पर है और लेवल अप होने के लिए अभी और भागना पड़ेगा। शुएजिंग मन ही मन खुश होता है कि चलो 20 पॉइंट्स बढ़े, ये नॉर्मल प्रोग्रेस से थोड़ा ज्यादा है। पर अगला नोटिफिकेशन उसका मूड खराब करने के लिए काफी था। स्क्रीन पर आता है, चार्म +45, मतलब सिस्टम ने जबरदस्ती उसकी खूबसूरती और अट्रैक्शन पावर को 45 पॉइंट से बढ़ा दिया है। शुएजिंग हैरानी से बोलता है और फिर गुस्से में सोचता है, टस्क, ये बेकार स्किल ही सबसे जल्दी लेवल अप क्यों होती है? मतलब बंदे को हैंडसम बनना ही नहीं है, पर सिस्टम जबरदस्ती बना रहा है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक हवा को चीरते हुए एक तेज रफ्तार टेनिस बॉल सीधा उसके चेहरे की तरफ आती है। लेकिन श्वेगजिंग कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बिना डरे वो इस बॉल को एक हाथ से कैच कर लेता है। स्पीड इतनी तेज थी कि उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है। सामने देखा तो एक बंदा फुल मेनेसिंग लुक दे रहा है। तभी एमसी का जिगरी दोस्त लीगे भागते हुए आता है और पूछता है, ब्रो क्या सिचुएशन है, सब ठीक है ना? श्वेगजिंग उस गुंडे की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तू उस बंदे को जानता है? लीगे हैरानी से कहता है, अरे वो स्कूल टायरेंट पे यू ग्वांग है, तूने उससे पंगा क्यों लिया? क्या फिर से किसी लड़की का चक्कर है? लीगे परेशान होकर समझाता है, भाई तू किसी एक लड़की को हाँ क्यों नहीं बोल देता? पूरी दुनिया का गुस्सा और दुश्मनी अपने सर लेने से बच जाएगा। श्वेगजिंग हाथ में पकड़ा हुआ टिश्यू लीगे की तरफ फेंकता है और एकदम सीधा जवाब देता है, मुझे कोई शौक नहीं है। लीगे चिल्लाकर बोलता है, तुझे शौक नहीं है पर हम भाई लोगों को तो है, हम सिंगल मर रहे हैं यहाँ। फिर वो डरते हुए पूछता है, वो पेयू गांग डेंजरस बंदा है, अब तेरा क्या प्लान है? श्वेगजिंग बिना मोड़े आगे बढ़ता है और बस 2 शब्द बोलता है, कसरत करूंगा। लीगे अभी भी एमसी के पीछे पड़ा है और समझा रहा है, भाई ऐसे बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा, तुझे मार्शल आर्ट सीखनी पड़ेगी, ताकत वहां है। एमसी ऊपर से तो शांति से सुनता है, पर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, शायद दूसरों के लिए बेकार हो, पर मैं अलग हूं। क्योंकि दोस्तों, हमारा एमसी इस दुनिया का है ही नहीं। 1 महीने पहले ही वो अर्थ से इस नई दुनिया में आया है और वो अकेला नहीं आया, उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल भी है। सिस्टम का रूल सिंपल है, एफर्ट ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स, मतलब जितनी मेहनत करोगे सिस्टम उतना पक्का इनाम देगा, कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जैसे ही एमसी डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाता है, नोटिफिकेशन आता है, स्किल एक्टिवेटेड, एमिंग लेवल 1, यानी निशाना लगाने की कोशिश करते ही सिस्टम ने उसे एमिंग स्किल दे दिए जो अब लेवल 1 पर है। जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। लेकिन तभी गड़गड़ गड़गड़ भाई के पेट से भूख के मारे अजीब आवाजें आने लगती हैं। इतना हैवी वर्कआउट करने का साइड इफेक्ट ये है कि एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होती है। वो फ्रिज खोलता है,
पर किस्मत देखो फ्रिज भी उसकी लाइफ की तरह खाली पड़ा है। एमसी मनी मन सोचता है, लेकिन मैं ये सब इतनी मेहनत सिर्फ शो ऑफ या दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ। एमसी बाहर निकलता है और हमें ये शहर दिखता है, द 5th मेट्रोपॉलिटन सर्कल। यहाँ का सिस्टम क्लियर है, सर्कल के अंदर वाले अमीर और बाहर वाले गरीब। मेरे पास ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। क्या मैं मेहनत करके अमीरों के सर्कल में जा पाऊंगा या पूरी जिंदगी यहीं गरीबी में कट जाएगी? फैसला लेने का वक्त आ गया है। वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है। काउंटर पर कैशियर लड़की बिल बताती है, 210 रुपए, थैंक यू। रेट सुनते ही एमसी के पसीने छूट जाते हैं। वो चुपचाप महंगी ड्रिंक और सामान वापस रख देता है और कहता है, ये वाला रहने दो और ये भी। बाहर आकर वो गुस्से में सोचता है, भाई 5 अंडे 30 रुपए के, ये दुनिया सच में पागल हो गई है, महंगाई ने जान ले रखी है। वो गुस्से में गली से जा ही रहा था कि अचानक पैर के पास कुछ टकराता है। वो नीचे देखा तो एक काली बिल्ली खड़ी थी जो मियाओ करती है। एमसी रिलैक्स होता है, ओ तो ये बस एक आवारा बिल्ली है। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, वो बिल्ली अचानक एमसी के पैरों के पास गिर जाती है। एमसी हैरानी से बोलता है, ओए तू यहाँ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है क्या? गिर के मुझ पे इल्जाम लगाएगी? पर जब वो ध्यान से देखता है तो वो मजाक नहीं था। एमसी रियलाइज करता है, ये बिल्ली तो जख्मों से भरी हुई है, लगता है किसी लड़ाई में हारी है। और यहां आता है असली ट्विस्ट। वो बिल्ली कोई मामूली जानवर नहीं है, वो इंसान की तरह बोल रही है, मैंने सोचा नहीं था कि आवारा बिल्लियों की दुनिया इतनी क्रूएल होगी। और बिल्ली के मुंह से ये बात सुन के एमसी के कान खड़े हो जाते हैं। एमसी हैरान रह जाता है, क्या इसने अभी बात की? वो कंफ्यूज होकर सोचता है आखिर इस बिल्ली के साथ चल क्या रहा है। तभी एमसी की नजर बिल्ली की पूंछ पर पड़ती है। वहां उसकी पूंछ पर एक अजीब सा गोल्डन रिंग लगा हुआ था। एमसी उस रिंग को पकड़ता है और सोचता है, ये क्या चीज है? जैसे ही वो उस गोल्डन रिंग को छूता है, अचानक उसका सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिवाइन सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है। उस रिंग में से रोशनी निकलने लगती है और एक गोल्डन नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, डिविनिटी एब्जॉर्ब की जा रही है। मतलब उस रिंग के अंदर देवताओं जैसी शक्ति थी जो अब एमसी का सिस्टम खींच रहा है। एमसी के होश उड़ जाते हैं। डिविनिटी इस बिल्ली की पूंछ पे लगे रिंग में? दोस्तों, यहाँ पर एमसी हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा राज बताता है। वो कहता है, इस प्लैनेट का नाम अर्थ स्टार है, जिसे ज़ूशिया की दुनिया भी कहा जाता है। ठीक 287 साल पहले यहाँ गॉड मर गए थे। उस दिन अर्थ स्टार के हर इंसान ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा था कि सारे गॉड्स मर चुके हैं। तब से इंसान अकेले हैं। इंसानियत अब किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर आज़ाद खड़ी है। लेकिन हमारा एमसी अलग है। वो कहता है, और मैं तब तक ग्राइंड करूंगा, तब तक मेहनत करूंगा जब तक कि मैं खुद एक गॉड न बन जाऊं। भाई का विजन क्लियर है, सीधा गॉड बनना है। सीन शिफ्ट होता है एमसी के घर पे। वो उस बिल्ली को कुछ खाना देता है और बोलता है, ले खा ले। लेकिन बिल्ली उस खाने को ऐसी देखती है जैसे वो कोई कचरा हो, बिल्कुल एटीट्यूड के साथ मना कर देती है। एमसी गुस्से में कहता है, तू एक आवारा बिल्ली है ना, तो ये भी नहीं खाएगी? नखरे तो देखो इसके। तभी एमसी को कुछ याद आता है, रुको 1 मिनट। उसको वो डायलॉग याद आता है जो उसने गली में सुना था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्ट्रे कैट्स की दुनिया इतनी क्रूअल होगी। एमसी शॉक होकर बिल्ली को देखता है और सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये असली में बिल्ली है ही नहीं। भाई बिना टाइम वेस्ट किए तेजी से किचन की तरफ भागता है। बिल्ली भी कंफ्यूज्ड है कि ये बंदा कर क्या रहा है, लेकिन अंदर तो मास्टर शेफ चल रहा है। एमसी सब्जियां काट रहा है, आग जला रहा है और सिस्टम लगातार नोटिफिकेशन दे रहा है, कुकिंग +20, कुकिंग +20, कुकिंग +20। भाई ने खाना बनाने में इतनी जान लगा दी कि उसका कुकिंग स्किल लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर बाद एमसी एक गर्मा गर्म बोल लेके आता है, शिमला मिर्च और पोर्क राइस बोल। वो बिल्ली के सामने बोल रखता है और कॉन्फिडेंस से पूछता है, अब बता क्या तू ये खाएगी? जैसे ही शूजंग वो गर्मा गर्म शिमला मिर्च और पोर्क राइस बोल उस बिल्ली के सामने रखता है, उस डिवाइन बिल्ली का सारा एटीट्यूड हवाबाजी में उड़ जाता है। खुशबू सूंघ के उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो बड़े चाव से खाना शुरू कर देती है। ये नज़ारा देखकर शूजंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। वो बिल्ली को घूरते हुए अपने मन की बात बोलता है, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तुम्हारा ये इंसानी भाषा समझना और रिएक्ट करना, ये सब इसलिए नहीं कि तुम कोई समझदार जानवर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम असलियत में बिल्ली हो ही नहीं। तुम शायद कोई इंसान हो जो किसी वजह से बिल्ली बन गया है। शूजैंग थोड़ा पॉज लेता है, जैसे कुछ एनालाइज कर रहा हो, और फिर उसकी नज़र उस बिल्ली की पूंछ पर लगे उस गोल्डन रिंग पर जाती है। वो सोचता है, और जहां तक वजह की बात है, रीजन शायद ये सुनहरी रिंग है। जैसे ही वो उस रिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठता है, डिंग। स्क्रीन पर एक बड़ा मैसेज आता है कि डिविनिटी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुकी है। शूजैंग हैरानी से आईब्रो उठाता और बोलता है, ये क्या, एब्जॉर्प्शन पूरी भी हो गई? तभी सिस्टम एक नया और बेहद पावरफुल स्किल अनलॉक करता है।
स्क्रीन पर लिखा आता है डिवाइन स्किल अनलॉक्ड, ट्विन लाइफ। इसे एक्टिवेट करने के लिए डिविनिटी की जरूरत है। सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहेंगे, हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि सिस्टम ने उसे एक नई पावर दी है जिसे ट्विन लाइफ कहते हैं, और इसे चालू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो उस रिंग से मिल गई है। शूजैंग ये पढ़कर एक्साइट हो जाता है। वो मनी मन चिल्लाता है, अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है? क्या इसमें कोई सोचने की जरूरत है? बिल्कुल हाँ। जैसे ही वो हाँ बोलता है, सिस्टम कंफर्म करता है कि स्किल एक्टिवेट हो गया है। शूजैंग के हाथ में एक नई ताकत आ जाती है। वो उस नए स्किल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू करता है और पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सिस्टम बताता है ट्विन लाइफ का पैसिव इफेक्ट। इसका मतलब है कि आपके पास 2 जिंदगियां हैं। अगर आप मर जाते हैं तो आप मौत के अगले 7 दिन के अंदर कभी भी किसी भी वक्त खुद को वापस जिंदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इसका कूल डाउन टाइम सिर्फ 3 महीने का है। सिंपल भाषा में हमारा एमसी अब अमर हो गया है। मरने के बाद वो खुद डिसाइड कर सकता है कि अगले 7 दिन में कब वापस जिंदा होना है, और ये चीट कोड वो हर 3 महीने में एक बार यूज कर सकता है। श्वेजिंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से बड़बड़ाता है, 2 जिंदगियां, वो भी मौत के 7 दिन के अंदर कभी भी जिंदा होने की आजादी, और कूल डाउन सिर्फ 3 महीने। भाई साहब, ये कोई मामूली स्किल नहीं है, ये तो सीधा रेजरेक्शन आर्मर मिल गया मुझे। ये तो चीट कोड है। लेकिन लालच यहीं खत्म नहीं होती। श्वेजिंग नोटिस करता है कि स्किल का एक्टिव पार्ट अभी भी लॉक्ड है और उसे खोलने के लिए और डिविनिटी चाहिए। श्वेजिंग सोच में पड़ जाता है, क्या इसके लिए भी और डिविनिटी चाहिए? इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि मुझे बस इस बिल्ली से ये एनर्जी चूसते रहना पड़ेगा। सही कहा ना? वो उस बिल्ली की तरफ बढ़ता है ताकि और पावर ले सके। लेकिन जब वो करीब से देखता है तो उसका इरादा बदल जाता है। वो देखता है कि उस बिल्ली की छोटी सी बॉडी पर बहुत सारे गहरे जख्म हैं। वो काफी दर्द में लग रही है। श्वेजिंग का हाथ हवा में रुक जाता है। वो इंसानियत के नाते सोचता है, नहीं यार, अगर मैंने इस हालत में इससे और निचोड़ा तो ये बहुत जालिमाना होगा। बेचारी पहली मरी पड़ी है। श्वेजिंग अपना प्लान ड्रॉप कर देता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बड़े प्यार से बिल्ली के सर को सहलाता है। बिल्ली को भी ये टच अच्छा लगता है। वो खाना खा के फुल हो चुकी है और एक लंबी प्र्र लेती है। श्वेजिंग उसे सहलाते हुए सोचता है, बेहतर होगा कि मैं डिविनिटी ढूंढने का कोई और तरीका सोचूं। इसे परेशान करना ठीक नहीं। तभी बिल्ली उसकी तरफ देखकर जोर से आवाज निकालती है, म्याऊ। श्वेजिंग खड़ा होता है और डिसाइड करता है, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। मैं बाहर जाता हूं और डिविनिटी से रिलेटेड कुछ क्लूज ढूंढता हूं, और साथ ही साथ ये भी देख लूंगा कि ये शहर कैसा है। श्वेजिंग वहां से निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और दोस्तों, यहां पर सीन में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही श्वेजिंग कमरे से बाहर गया, वो बेचारी और कमजोर दिखने वाली बिल्ली अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अंधेरे कमरे में उसकी आंखें अचानक नियॉन ग्रीन कलर में चमकने लगी। उसका ऑरा एकदम बदल गया। अब वो कोई पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक खतरनाक शिकारी लग रही थी। सीन शिफ्ट होता है शहर की सड़कों पर, द आउटर रिंग। नरेटर हमें इस दुनिया की रियलिटी बताता है। ये आउटर रिंग है। यहां रहने वाले लोगों के लिए इनर रिंग में जाना नामुमकिन के बराबर है। वहां की एंट्री डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हाई है कि पूछो मत। नरेटर आगे बताता है, अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो वहां रहने की फीस इतनी ज्यादा है कि एक छोटी मोटी अमीर फैमिली भी कंगाल हो जाए और रोड पर आ जाए। इसके बावजूद लाखों लोग वहां जाने की भीड़ में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक रास्ता है जो बहुत कम लोगों को पता है। एक शॉर्टकट है। अगर कोई इंसान मार्शल आर्टिस्ट बन जाए तो उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स चुटकी में सॉल्व हो सकती हैं। श्वेजिंग सड़क पर चल रहा था अपने धुन में कि अचानक कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक टकला गुंडा आगे आता है जिसके चेहरे पर अलग ही घमंड था। वो श्वेजिंग को घूरता है और पूछता है, ओए, तेरा नाम श्वेजिंग है ना? सही पहचाना ना मैंने? श्वेजिंग शांति से रुकता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो पलटकर पूछता है, हाँ हूं, क्यों, कोई काम था क्या? टकला गुंडा गुस्से में चिल्लाता है, अबे जिस लड़की पर हमारे बिग ब्रदर पेयू ग्वांग की नजर है, तू उस पर लाइन मारता है? तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? आज तो तू गया बेटा, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। श्वेजिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो इनोसेंट बन के पूछता है, कौन, तूने किस ब्रदर का नाम लिया? और बिना किसी जवाब का इंतजार किए श्वेजिंग ने एक्शन ले लिया। स्विश! उसने सड़क से उठाए हुए कुछ छोटे पत्थर अपनी मुट्ठी में दबाए और बिजली की रफ्तार से फ्लिक कर दिए। मूवमेंट इतना फास्ट था कि टकले गुंडे को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। सीधा हेडशॉट। टकला गुंडा दर्द से चिल्लाता है, वाह, और वहीं सड़क पर धड़ाम से गिर जाता है। पीछे खड़े बाकी 2 गुंडे ये देखकर डर जाते हैं। एक हकलाते हुए बोलता है, इसने अभी क्या किया? मुझे तो हाथ हिलका हुआ भी नहीं दिखा। जस्ट हुआ क्या अभी? तीसरा गुंडा भी डर के मारे बोलता है, पता नहीं यार, मैंने भी ठीक से नहीं देखा। लेकिन श्वेजिंग रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत दूसरे और तीसरे गुंडे की तरफ निशाना लगाया। स्किल एमिंग एक्टिवेटेड।
मतलब उसका निशाना लगाने वाला स्किल एक्टिव हो गया है, जिससे उसकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट हो गई है। 2 सटीक निशाने, दोनों गुंडे चीखते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। तीनों सड़क पर लेटकर दर्द से करा रहे हैं। शुएजिंग उन्हें देखकर स्माइल करता है और सोचता है, चलो ये एमिंग स्किल सिर्फ डार्ट्स के लिए नहीं, रियल फाइट में भी काफ़ी यूज़फुल है। बंदे के पास ट्रिक्स तो हैं। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तभी एंट्री होती है मेन बॉस की, पे यू ग्वांग की। वो अपने गुंडों को पिटा हुआ देखकर आगे आता है और गुस्से में बोलता है, मान गया तेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पे यू ग्वांग बिना कोई वार्निंग दिए तेजी से आगे बढ़ता है और श्वेजिंग पर एक पावरफुल पंच मारता है। वूश! श्वेजिंग हैरानी में बस बाल बाल बचता है। वो डॉज करता है पर हवा का प्रेशर फील कर सकता था। वो पीछे हटता है और रियलाइज करता है, ये मूवमेंट, ये ताकत, क्या ये मार्शल आर्ट्स है? पेयू ग्वांग हंसता है, ये उसे लगता है वो जीत रहा है। वो कमेंट करता है, तू तो काफी अजाइल निकला बच्चे, इतनी तेजी से बच गया। लेकिन श्वेजिंग डरने की बजाय खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, पेयू ग्वांग को मार्शल आर्ट्स आती है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। और फिर आगे श्वेजिंग का ऑरा बदल जाता है। वो अब एक शिकार नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह लग रहा है। वो आगे बढ़ता है और पेयू ग्वांग को आंखों में आंखें डालकर धमकी देता है, सुन, जितना तुझे पता है वो सब कुछ मुझे अभी के अभी बता दे, वरना याद रखना मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। और धमकी देने के बाद बिना कोई रहम दिखाए शुएजिंग उसे एक सॉलिड पंच के साथ पीछे पटक देता है। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि पेई सीधा दीवार से जा टकराता है और जमीन पर गिर पड़ता है। इस अचानक हुए हमले से पेयू ग्वांग बुरी तरह डर जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई, बड़े भाई, मेरे सगे भाई, मैं हार मानता हूँ, सच में हार मानता हूँ, मैं सब बताऊंगा। लेकिन शुएजिंग उसकी हालत देखकर बस ठंडा सा रिस्पॉन्स देता है, सोचा था बड़ा टफ है ये बंदा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब पेई ने पहले अटैक किया था तो असल में हुआ क्या था। शुएजिंग ने पेयू ग्वांग के अटैक को रोकते हुए एनालाइज किया कि इतना वेट करने के बाद पता चला कि इसके पास तो बस ये एक ही मूव है। और इसी मोमेंट पे शुएजिंग ने एक जोरदार घुसा पेई को मारा था। जैसे ही वो पंच कनेक्ट हुआ था, सिस्टम का नोटिफिकेशन तुरंत एक्टिवेट हो गया था। शर्तें पूरी हुई, स्किल एक्टिवेट हो गई, फाइटिंग। मतलब असली लड़ाई लड़ते ही सिस्टम ने उसे फाइटिंग स्किल दे दी, जिससे वो प्रोफेशनल तरीके से लड़ सकता है। शुएजिंग अपने मन में एनालाइज करता है कि ये कैसे हुआ। एमिंग ने सिर्फ मेरी डायनेमिक विजन ही नहीं, बल्कि मेरे पंचेस भी दमदार और एक्यूरेट कर दिए। पेयू गोंग जैसे मार्शल आर्टिस्ट से निपटने के लिए ये काफी है। वापस प्रेजेंट में पेयू गोंग अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है। बिल्कुल खौफज़दा होकर वो हाथ जोड़ता है, और मत मारो ब्रदर जिंग, मैं भीख मांगता हूँ। शुएजिंग उसके करीब झुकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। वो पूछता है, जो पंच तूने अभी यूज किया वो कौन सा मूव था? पेई डरते हुए एक्सप्लेन करता है, वो इनर फोर्स है, कोई मूव नहीं। इनर फोर्स का मतलब है बॉडी के हर हिस्से से एनर्जी इकट्ठा करना और फिर उसे एक मूव के जरिए बाहर निकालना। ये सुनते ही शुएजिंग का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। वो तुरंत अगला सवाल करता है, इसे ट्रेन कैसे करते हैं, तूने किससे सीखा? पेई थोड़ा हिचकिचाता और बहाना मारता है, जिंग, ब्रदर जिंग, मैंने बस ऊपर ऊपर से सीखा है, मैं ढंग से समझा नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़ दो यार। उसका ये नाटक देखकर शुएजिंग उसकी कॉलर पकड़ता है और सरकास्टिक टोन में उसकी पोल खोलता है, बेचारा बनने का नाटक कर रहा है। मैंने सुना है तो सुट्टा मारता है, पीता है, बाल पंप करवाता है, आग लगाता है, मर्डर करता है और ब्रेक डांस भी। इतना खतरनाक बंदा सच में हार मान गया? पेई रोते हुए अपनी सफाई देता है, अरे मेरे प्यारे बिग ब्रदर, वो सब बस अफवाहें हैं। मैंने बस वो रूमर्स यूज किए ताकि मेरा एक खौफ बने। अगर ये सच होता तो मैं अभी तक स्कूल में कैसे टिकता? इस बात पर शुएजिंग उसे छोड़ देता है, लेकिन एक फाइनल वार्निंग देता है, अगर तूने ये सबक याद नहीं रखा जो मैंने आज दिया है, तो आगे से जब भी तू दिखेगा मैं तुझे ढूंढूंगा। वो थोड़ा रुकता है और फिर अपनी शर्त रखता है, तूने क्लासमेट्स को बुली किया है, ये तो फैक्ट है। वापस जाके एक माफीनामा लिखना और कल सुबह मॉर्निंग रीडिंग के टाइम पूरी क्लास के सामने उसे 10 बार जोर से पढ़ना और अपने चमचे से वीडियो बनवा लेना, मुझे बाद में चेक करना है। पेयू गोंग जो अब तक बस जान बचाना चाहता था, फटाफट हाँ में सर हिलाता है। तभी शुएजिंग अचानक अपना मोबाइल निकालकर आगे करता है। पेई को लगता है शायद फिर से मार पड़ने वाली है, तो वो डर के मारे चिल्लाता है, वाह, और मत मारो मुझे, और अपने हाथ अपने चेहरे के आगे कर लेता है। लेकिन शुएजिंग बस शांति से कहता है, डोजो का एड्रेस? पेई थोड़ा कंफ्यूज होकर देखता है, हैं? शुएजिंग मोबाइल स्क्रीन दिखाते हुए कहता है, तूने कहा था ना तुझे समझ नहीं आता, तो मैं खुद ही जाके पूछ लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है शहर की तरफ, सिटी इनर रिंग। रात का वक्त है और शुएजिंग सड़क पर चल रहा है। उसके मोबाइल से नेविगेशन की आवाज़ आती है, 120 मीटर आगे से राइट लें,
चलते चलते उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन पॉपअप होती है और नोटिफिकेशंस की तो बाढ़ आ जाती है। तुमने एक बैटल एक्सपीरियंस की फिटनेस एक्सपी प्लस 109, तुमने एक बैटल एक्सपीरियंस की एमिंग एक्सपी प्लस 50, तुमने एक बैटल एक्सपीरियंस की बहुत फ्रेश फील हुआ हेल्थ प्रिजर्वेशन एक्सपी प्लस 33, कंडीशंस पूरी हुई, स्किल एक्टिवेट हो गई फाइटिंग। तुमने एक बैटल एक्सपीरियंस की फाइटिंग एक्सपी प्लस 68, यानी एक असली लड़ाई ने उसकी फिटनेस, निशाना, हेल्थ और फाइटिंग सब कुछ एक साथ इंप्रूव कर दिया है। सारे स्टैट्स अपडेट होने लगते हैं। फिटनेस लेवल 2 431/500, हेल्थ प्रिजर्वेशन लेवल 1 269/300, कुकिंग लेवल 2 279/500, रनिंग लेवल 3 502/800, चार्म लेवल 2 398/500, एमिंग लेवल 1 208/300, फाइटिंग लेवल 1 68/300। यानी उसका प्रोफाइल अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, हर स्किल नेक्स्ट लेवल के करीब है। ये नए नंबर्स देखकर श्वेजिंग हैरान भी होता है और खुश भी। वो मनी मन सोचता है, वैसे जिम में 1 घंटा पसीना बहाने से फिटनेस मुश्किल से 200 पॉइंट्स बढ़ती है, लेकिन अब एक हल्की फुल्की फाइट लड़ने से ही नॉर्मल एक्सरसाइज से कहीं ज़्यादा फायदा हो गया और ऊपर से एक नई स्किल भी जाग गई। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ जाती है। लगता है अब फ्यूचर में मुझे अक्सर पंगे लेने पड़ेंगे। और फाइनली वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, गोल्डन विंड डोजो, और नेविगेशन कंफर्म करता है कि मंजिल आ गई है। श्वेजिंग सामने देखता और इम्प्रेस होकर बोलता है, डोजो तो काफ़ी सही दिख रहा है। वो अंदर जाता है और वहाँ खड़ी एक लड़की से कहता है, हेलो, मैं यहाँ विजिट करने आया था। लेकिन वो लड़की, जो वहाँ की मैनेजर है, तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शुश कर देती है। श्श, धीरे बोलो, मास्टर अभी क्लास ले रहे हैं। ये सुनकर श्वेजिंग का ध्यान क्लास की तरफ जाता है, जहां मास्टर स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं। श्वेजिंग गौर से सुनता है। मास्टर कह रहे थे, जिसे तुम लोग ब्रीदिंग मेथड कहते हो, वो बस बॉडी के अंदर फोर्स को एक्टिवेट करने का बेसिक फाउंडेशन है। जब तक तुम्हारे अंदर ची पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं होती, तब तक तुम मार्शल आर्ट्स में बिगिनर भी नहीं माने जाओगे। ये सुनते ही श्वेजिंग की आंखें चमक उठती हैं। इंट्रोडक्टरी कल्टीवेशन मेथड, अरे यही तो मुझे चाहिए था। वो एक्साइटमेंट में मैनेजर से पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? मैनेजर उसे देखती है और कहती है, कर तो सकते हो पर जबरदस्ती मत करना। लेकिन मनी मन वो श्वेजिंग को देखकर पिघल रही होती है, कितना हैंडसम है ये। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, चार्म एक्सपी प्लस 30। बिना कुछ किए बस शक्ल दिखाकर लड़की इंप्रेस हो गई और चार्म पॉइंट्स फ्री में मिल गए। श्वेजिंग थैंक्स बोलकर क्लास में शामिल हो जाता है। मास्टर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने कोर को टाइट करो और सांस अंदर खींचते रहो, रुकना नहीं है। मैनेजर साइड में खड़ी होकर चिंता कर रही होती है, ये लड़का पहली बार मार्शल आर्ट स्ट्राइक कर रहा है, क्या ये कर पाएगा? मास्टर ऑर्डर देते हैं, सांस तब तक खींचो जब तक और जगह ना बचे, और फिर उसे होल्ड करके रखो। मैनेजर को अब अपनी जॉब की टेंशन होने लगती है। वो सोचती है, यार इनमें से कुछ तो टिकने चाहिए, वरना मास्टर तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे अगर कोई ढंग का टैलेंट नहीं मिला तो। काउंटडाउन शुरू होता है, 38, 37। दूसरे स्टूडेंट्स की हालत खराब होने लगती है, 20, 19, और तभी एक स्टूडेंट से कंट्रोल नहीं होता, वो खांस पड़ता है और हार मान लेता है। मैनेजर ये देखकर घबरा जाती है, डैम इट, कुई जेंग युआन जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो भी फेल हो गया। और तभी टीचर वहां से गुस्से में उठ के आने लगता है। मैनेजर डरते हुए मास्टर के पास जाती है, मास्टर प्लीज मुझे कुछ दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं पक्का कोई सूटेबल टैलेंट ढूंढ के लाऊंगी। लेकिन मास्टर उसे बीच में ही डांटकर चुप करा देते हैं, चुप रहो, अभी भी एक बच्चा टिका हुआ है। मास्टर का इशारा सुई जिंग की तरफ था। वो मन में सोचता है, ये सुनने में ये ब्रीदिंग मेथड सिंपल लगता है, पर करने में हालत खराब हो रही है। मास्टर काउंट करते हैं, 5, 4। सुई जिंग फील करता है कि क्या हो रहा है, ये इतनी सारी ऑक्सीजन एक साथ लंग्स में भर रही है। जिनकी लंग कैपेसिटी कम है वो तो इसे प्रैक्टिस करने के लायक भी नहीं है। और ये ट्रू ची, ये बॉडी के अंदर ऐसे फैल रही है जैसे अभी ब्लास्ट हो जाएगी। फाइनली मास्टर चिल्लाते हैं, टाइम्स अप। सुई जिंग जोर से सांस छोड़ता है, फू, और तुरंत सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉप होता है, स्किल एक्टिवेट हो गई, इनर फोर्स 69/200। मतलब उसने पहली ही कोशिश में वो टेक्निक सीख ली और अब उसके पास इनर फोर्स की पावर आ गई। मास्टर इंप्रेस होकर पूछते हैं, स्टूडेंट कैसा फील हो रहा है? मैनेजर भी आगे आती है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सुई जिंग स्माइल करता है, नहीं, उल्टा मुझे तो काफी फ्रेश फील हो रहा है। ये सुन के मैनेजर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ऑफर देती है, स्टूडेंट तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमारा गोल्डन विंड डोजो ज्वाइन करना चाहोगे? सुई जिंग अभी कुछ बोलने ही वाला था, मैं कि तभी धड़ाम, डोजो की खिड़की टूटती है और शीशे बिखर जाते हैं। बाहर से एक खतरनाक मॉन्स्टर अंदर कूदता है। वो सीधा एक स्टूडेंट के ऊपर लैंड करता है और उसे काटने लगता है। स्टूडेंट दर्द से चीखता है, वाह! ये सीन देखकर सबकी रूह कांप जाती है। सुई जिंग भी हैरान रह जाता है, ये क्या बवाल है?
मास्टर तुरंत सिचुएशन संभालते हैं और चिल्लाते हैं, सब लोग जल्दी से बाहर निकलो, भीड़ मत लगाओ, मैनेजर जैंग सबको लाइन में बाहर निकालो। मैनेजर जैंग डर के मारे ओके बोलती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस स्टूडेंट के बाद अपनी नजरें घुमाता है और सीधा मैनेजर जैंग की तरफ जंप करता है। मैनेजर की तो सांस अटक जाती है, पर अचानक स्विश स्वीजिंग बिजली की तेजी से बीच में आता है और मैनेजर को अपनी बाहों में उठाकर बचा लेता है। एक परफेक्ट हीरो मोमेंट। मैनेजर शर्माते हुए कहती है, स्टूडेंट थैंक यू, पर मन ही मन वो कुछ और ही सोच रही थी, काश ये मुझे हमेशा ऐसे ही पकड़ के रखे। सिस्टम भी मजे लेता है, चार्म +20। लेकिन स्वीजिंग का ध्यान रोमांस पर नहीं, उस मॉन्स्टर पर है। उसकी आंखों में वो पुरानी बात गूंजती है जो पे यूगोंग ने कही थी। इनर फोर्स का मतलब है बॉडी के हर हिस्से से एनर्जी इकट्ठा करना और फिर उसे एक मूव के जरिए बाहर निकालना। और शू ज़ैंग की आंखों में एक डिटर्मिनेशन चमकती है। वो सोचता है ये परफेक्ट टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। दोनों तरफ से अटैक होता है। शू ज़ैंग मॉन्स्टर के हमले को ब्लॉक करता है और नोटिस करता है कि ये मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है। वो हैरानी से सोचता है, कहीं ये चीज कॉकरोच जैसी तो नहीं जो अपने बॉडी वेट से 300 गुना ज्यादा भार झेल सकती है। अगर ये सच है तो नॉर्मल पंचेस का इस पर कोई असर नहीं होगा। शू ज़ैंग तुरंत स्ट्रैटेजी बदलता है और डिसाइड करता है, अगर वाकई ऐसा है तो मुझे बस अपनी सारी स्ट्रेंथ एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करनी होगी। वो अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी के एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है। सिस्टम एक्टिवेट होता है, स्किल एक्टिवेट हो गई है। इंच फोर्स 80 आउट ऑफ 200। इसका मतलब है कि उसने अपनी सारी पावर को 1 इंच के डिस्टेंस में ब्लास्ट करने की टेक्निक सीख ली है जो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकती है। धड़ाम, एक जोरदार इंपैक्ट होता है। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है, हिस, और हवा में उड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है। शू ज़ैंग अपने हाथ को झटते हुए कूल तरीके से कहता है, जितना ये दिखता है उससे कहीं ज्यादा कमजोर है ये। मैनेजर झैंग जो अभी भी वहीं खड़ी थी, ये देखकर पूरी तरह इंप्रेस हो जाती है। उसकी आंखों में दिल बन जाते हैं और वो बस यही सोचती है कि बंदा कितना कूल है। लेकिन मास्टर जो ये सब देख रहे थे वो चिंता में पड़ जाते हैं। वो समझ रहे थे कि क्या हुआ है और सोचते हैं, इस बच्चे ने अभी अभी चीफ फोर्स मास्टर किया है, फिर भी इसने अचानक इतना बड़ा अमाउंट रिलीज कर दिया। इसकी बॉडी ये झेल नहीं पाएगी। और मास्टर का डर सही था। मॉन्स्टर अभी मरा नहीं था। वो फिर से खड़ा हो जाता है और गुस्से में हिस करता है। शू ज़ैंग उसे देखकर मुस्कुराता है और उंगली से इशारा करता है, अभी भी लड़ना है तो कितनी बार भी ट्राई कर ले, रिजल्ट वही होगा। वो फिर से वही मूव यूज करने की कोशिश करता है और कहता है, ची मेरिडियंस गैदरिंग। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी गैदर करता है उसकी बॉडी जवाब दे जाती है। वाह! अचानक शू ज़ैंग के मुंह से खून निकलता है। वो खुद शॉक में आ जाता है कि क्या हो रहा है ये, और मॉन्स्टर को मौका मिल जाता है और वो हमला कर देता है। शू ज़ैंग रियलाइज करता है, शिट, लगता है इस बार मैंने अपनी लिमिट से ज्यादा कर दिया। मॉन्स्टर बिल्कुल करीब आ चुका था। लग रहा था अब शू ज़ैंग का खेल खत्म, लेकिन तभी स्विश, एक तेज धार हवा चलती है और मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। शू ज़ैंग हैरान होकर देखता है, ये क्या सीन है। धुएं के बीच से एक लेडी की एंट्री होती है, लंबी व्हाइट पोनीटेल और एक टाइट कॉम्बैट सूट में। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस करती है, व्हाइट रेबन स्क्वाड 838 की कैप्टन वॉइड ब्लेड, हम इस एरिया को अपने कब्जे में ले रहे हैं। वो आसपास के लोगों को ऑर्डर देती है, जो लोग यहां से रिलेटेड नहीं हैं कृपया तुरंत खाली कर दें। शू ज़ैंग उस लेडी को देखता रह जाता है। वो मन में सोचता है, व्हाइट रेवन स्क्वाड, मैंने पहली बार इनका नाम सुना है। उस कॉकरोच मैन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग इतने खतरनाक हैं? उधर वो कैप्टन वॉइड ब्लेड भी शू ज़ैंग को नोटिस करती है। वो उसे एनालाइज करती है। ये लड़का 17 या 18 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा, फिर भी इसने अपने खाली हाथों से उस कॉकरोच मैन को इतना डैमेज दे दिया। और वो थोड़ा रुकती है और सोचती है, ये कितना हैंडसम है। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है, मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा इसे रिक्रूट करने के लिए। वो सीधा शू ज़ैंग के पास चली आती है। शू ज़ैंग कंफ्यूज हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालकर शू ज़ैंग की तरफ बढ़ा देती है। शू ज़ैंग कार्ड को देखता है और पूछता है, इसका क्या मतलब है? कैप्टन सिंपल शब्दों में कहती है, संडे को दोपहर 5 बजे इस पर्ची पे लिखे एड्रेस पर आ जाना। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं बता दूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और शू ज़ैंग हाथ में वो नोट लिए बस खड़ा रह जाता है। सीन चेंज होता है और शू ज़ैंग डोजो से जाने लगता है, लेकिन तभी मैनेजर जैंग परेशान होकर उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं और उसे चेक करते हुए पूछती हैं, स्टूडेंट तुम सच में ठीक हो ना? मैं तुम्हें अपने घर, मेरा मतलब हॉस्पिटल ले चलती हूँ एक प्रॉपर चेकअप के लिए। बेचारी गलती से घर बोलने वाली थी पर बात संभाल लेती हैं। शू ज़ैंग बस शांत रहता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। आज मुझे अपने डोजो ले आने देने के लिए थैंक यू। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। मैनेजर जैंग उसे जाने नहीं देना चाहती। वो पीछे से कहती हैं, स्टूडेंट तुम्हें कल पक्का वापस आना पड़ेगा। पीछे खड़े टीचर एक गहरी सांस लेते हैं और सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। सह,
मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इस बच्चे ने पहली बार ची फोर्स यूज किया और इतनी ताकत दिखा दी। हमारे छोटे से डोजो की औकात नहीं है इसे संभालने की। जैसे ही शुजैंग वहां से निकलता है, उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। तुमने एक इंटेंस बैटल एक्सपीरियंस की, फिटनेस EXP प्लस 229, तुम्हें काफी फ्रेश फील हो रहा है, हेल्थ प्रिजर्वेशन EXP प्लस 89, तुमने ढेर सारी फेवरेबिलिटी कमाई है, चार्म प्लस 50, फाइटिंग EXP प्लस 98, फाइटिंग लेवल 1 की 166/300 की कंडीशंस पूरी हुई, स्किल एक्टिवेट हो गई, इंच फोर्स। आज की लड़ाई से उसकी फिटनेस, हेल्थ, चार्म और फाइटिंग स्किल सब एक साथ लेवल अप हो गए हैं और इंच फोर्स अब ऑफिशियली अनलॉक हो चुका है। शुजैंग चलते हुए अपनी नई स्किल को समझने की कोशिश करता है। इंच फोर्स का बस यही फंडा है कि सारी ची को एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा करो और कम से कम डिस्टेंस में उसे मैक्सिमम स्पीड तक ले जाओ। ऐसे तो टफ से टफ डिफेंस भी तोड़ा जा सकता है। उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है। मेरा मन कर रहा है इसे एक बार और फील करूं। वो स्किल गैदरिंग ची यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत बॉडी में दर्द होता है। उसके दिमाग में टीचर की वो वार्निंग गूंजती है, ची को ऐसे यूज नहीं करते। शुजैंग समझ जाता है कि अभी रिस्क लेना बेकार है। फालतू में मौत को दावत देना बंद करता हूं। आज रात ढंग से रेस्ट करूंगा और कल देखता हूं क्या सीन है। रास्ते में वो आज के इवेंट्स के बारे में सोचता है। व्हाइट रेवन स्क्वाड, कॉकरोच मैन सब आ गए। आखिर इस दुनिया में ऐसे कितने राज हैं जो मुझे पता ही नहीं है। वो उस एड्रेस के बारे में डिसाइड करता है। जब वीकेंड आएगा तो उस एड्रेस पर जाके चेक कर लूंगा। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि खिड़की से लाइट जल रही है। वो बाहर से ही सीसीटीवी चेक करता है तो देखता है कि उसकी कैट कंप्यूटर पे कुछ कर रही है। वो अंदर आता है और सीधा कंप्यूटर टेबल के पास जाता है। ओए, तो अभी मेरे कंप्यूटर पे क्या उंगली कर रही थी? कैट बस इनोसेंट बनकर कहती है, म्याऊ। शुएजिंग उसे घूरता रहता है। वो इतना थका हुआ है कि बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, मत बता। उठने के बाद तेरा हिसाब बराबर करूंगा। कैट कंफ्यूज होकर देखती है। श्वेजिंग लड़खड़ाते हुए बेड पर जाता है और धर्म से गिर पड़ता है। कैट उसे गौर से देखती है और उसे कुछ अजीब लगता है। इसे हुआ क्या है? खून की महक? क्या ये किसी से लड़के आया है? अचानक उस बिल्ली का एटीट्यूड बदल जाता है। वो गुस्से में आती है और प्रोटेक्टिव हो जाती है। डैम इट, ये मेरा बंदा है, किसकी हिम्मत हुई इसे तंग करने की? और आगे श्वेजिंग के ऊपर आ जाती है और चिल्लाती है, अरे जवान लड़के, बताओ क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, बस बता दो जो भी बात है। मैं निंग फेंगना, ड्रैगन सेक्ट के लीडर, तुम्हारे लिए इंसाफ लेके रहूंगी। श्वेजिंग थोड़ा आंखें खोलता है और वो सोचता है ये तो सच में बोल रही है। वो धीरे से कहता है, मुझे पता था तुम इंसान ही हो। फिर वो करवट लेता है और नींद में बोलता है, छोड़ ये सब, अभी सो जाता हूं, उठ के बात करूंगा। निंग फेंगना उसे हिलाती है, ओए हिम्मत मत हारो, कम से कम सोने से पहले बता तो दो, ओए लड़के। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर। दोनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। श्वेजिंग के पास खाने का ढेर लगा है और कैट, जो कि अब निंग फेंगना है, वो भी चिकन पीस खा रही है। निंग फेंगना बात शुरू करती है, तो तुम्हें किसी ने मारा नहीं बल्कि तुमने खुद एक मॉन्स्टर को हराया है। श्वेजिंग खाना खाते हुए सिंपल सा जवाब देता है, हाँ। निंग फेंगना सोच में पड़ जाती है, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो चीजें सिटी एरिया में घूम रही हैं। तभी श्वेजिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और निंग फेंगना के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू नार। ये सुनते ही निंग फेंगना शर्मा जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। ना 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 नार। वो तुरंत गुस्से में पर शर्माते हुए बोलती है, तुम्हें परमिशन नहीं है मुझे नार बुलाने की, तमीज से मुझे लॉर्ड सेक्ट लीडर बुलाया करो। श्वेजिंग मुस्कुराता है, ठीक है लॉर्ड नार। फिर श्वेजिंग सीरियस टॉपिक पर आता है। वो अपना फोन दिखाता है और पूछता है, जब लॉर्ड नार बोल सकती हैं तो ये बताओ कि फोन के अंदर वाली तुम क्या कर रही थी? निंग फेंगना थोड़ा घबरा जाती है। वो एक्सप्लेन करती है, इस चीज को कैट टेल रिंग कहते हैं, ये एक तरह का गॉड रैलिक है, मैं बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी। ये सुन के वो उसकी पूंछ पर लगी वो रिंग पकड़ लेता है और एग्जामिन करने लगता है, तो ये सच में एक गॉड रैलिक है? इस हरकत से निंग फेंगना और भी शर्मा जाती है, उसकी पूंछ कांपने लगती है। एक श्वेजिंग सीरियस होकर एनालाइज करता है, 287 साल पहले गॉड मारा गया था, कहा जाता है कि वो गोल्डन लाइट के टुकड़े ही गॉड रैलिक्स हैं। मैंने बस सुना था इनके बारे में, आज पहली बार देख भी लिया। कोई बड़ी बात नहीं कि ये डिविनिटी एब्जॉर्व कर सकता है। निंग फेंगना हमें भी शर्मा रही और चिल्लाती है, तुम कब तक ऐसे पकड़ के रखोगे? श्वेजिंग को रियलाइज होता है, वो खांस कर छोड़ देता है, तो तुम इसे यूज करने के इंस्ट्रक्शंस ढूंढ रही थी? निंग फेंगना तुरंत मना करती है, बिल्कुल नहीं, मैं इसे उतारना चाहती हूँ। फिर वो अपनी कहानी बताने लगती है, उसका टोन सीरियस और उदास हो जाता है। तुम्हें भी पता होगा, ड्रैगन सेक्ट चिंचंग का सबसे बड़ा गैंग है। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट वेन्यूज ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स हॉल्स के साथ मिलकर ड्रग बिजनेस भी करते हैं। वो आगे बताती है, शायद हमारी तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी इसलिए लोग जलने लगे। मुझे मेरे ही विला में अटैक किया गया, किसी ने ये चीज मुझ पर लगा दी और मैं बिल्ली बन गई। जब तक मैंने भागने का दिमाग लगाया तब तक ड्रैगन सेक्ट किसी और के कब्जे में जा चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, मैं सिर्फ तभी इंसान वापस बन सकती हूँ जब मैं इसे उतार दूं और फिर उन सबको मार डालूंगी। श्वेजिंग उसकी बात सुनता है और प्रैक्टिकल होकर पूछता है,
तो आगे क्या प्लान है? अगर इंटरनेट में नहीं मिला तो लाइब्रेरी में मिलने के चांसेस भी कम होंगे। तो इस पे निंग फेंगना बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, इस बारे में इस सेक्ट लीडर के पास पहले से एक प्लान है। प्लान यह है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करवाकर स्ट्रांग बनाना होगा। शूजिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है? निंग फेंगना समझाती है, बिल्कुल है। जब तुम स्ट्रांग बन जाओगे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएंगी। हो सकता है उनमें से किसी के पास गॉड रेलिक भी हो। फिर तुम उन क्लूज को फॉलो करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और पक्का कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा इस कैटटेल रिंग को हटाने का। शूजिंग मनी मन मुस्कुराता है और सोचता है, वो लोग तो पहले ही मेरे दरवाजे पर आ चुके हैं। निंग फेंगना अनाउंस करती है, तो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट डोजो में इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूं। शूजिंग पूछता है, मतलब? निंग फेंगना कहती है, क्या तुमने हिडन ड्रैगन डोजो के बारे में सुना है? शूजिंग तुरंत जवाब लेता है, बिल्कुल। वो एक्सप्लेन करता है, जब मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था तो मैंने चिंगचेन के सारे डोजोस की फीस चेक की थी और हिडन ड्रैगन डोजो उन सब में सबसे महंगा था। लेकिन मुझे वो इसलिए याद नहीं क्योंकि वो महंगा था। स्क्रीन पर हिडन ड्रैगन डोजो के ऑनलाइन रिव्यूज दिखते हैं। ये कैसा डोजो है? पढ़ाई की क्वालिटी फीस से बिल्कुल मैच नहीं करती। मेरे पैसे वापस करो। हर रोज बस कुछ औरतों को भेज देते हैं सुपरवाइज करने के लिए। वो हमारे साथ स्पार भी नहीं करती, बस खड़े होकर डांटती रहती हैं। और वो ड्रैगन किंग लीची, वो तो कभी दिखता ही नहीं। मुझे लगता है ये एक स्कैम है। एक हफ्ते से सीख रहा हूं, रोज कमर दुखती है और वो लोग कोई इलाज भी नहीं बताते, बस कहते हैं बर्दाश्त करो। ये मार्शल आर्ट सीखना थोड़ी है, ये तो पैसे देकर पिटना है। शूजिंग आगे बोलता है, बल्कि इसलिए याद है क्योंकि इसकी रिव्यूज बहुत ही ज्यादा खराब थे। निंग फेंगना गुस्से में नाक सिकोड़ती है, ये कचरा लोग, ये थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कर सकते तो मार्शल आर्ट सीखने आते ही क्यों हैं? असली मार्शल आर्टिस्ट्स के सर्कल में कोई भी हिडन ड्रैगन डोजो को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। शूजिंग पूछता है, तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा? निंग फेंगना सिंपल तरीका बताती है, जियांगहू के रूल्स फॉलो करके, डोजो स्टॉर्मिंग करके। और कैसे? शूजिंग थोड़ा कंसर्न दिखाता है, अगर मैंने उनका डोजो तोड़ फोड़ दिया तो क्या वो मुझे फिर भी एक्सेप्ट करेंगे? निंग फेंगना उसे ऐसे देखती जैसे वो कोई गवार हो। अपनी शक्ल देखो जरा, कितने भोले हो। डोजो स्टॉर्मिंग बस एक इंटरव्यू की तरह होता है। शूजिंग समझ जाता है, ओह। निंग फेंगना आगे समझाती है, डोजो के डिसाइपल्स भी अलग अलग रैंक्स में बटे होते हैं। जो पैसे देकर आते हैं, अगर उनका टैलेंट नहीं है तो वो कितनी भी मेहनत कर लें बेकार है। दूसरे होते हैं नेचुरली गिफ्टेड, और तीसरे जो तुम्हें बनना है, डोजो स्टॉर्मिंग वाले। वो सीरियस होकर बोलती है, जिनके पास टैलेंट होता है उन्हें भी अपनी हार्ड पावर दिखानी पड़ती है। अगर तुम्हें केपेबल बनने में 8-10 साल लग गए तो उसका कोई फायदा नहीं। मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक इनविंसिबल स्पिरिट के साथ ही कोई इनविंसिबल पंच मार सकता है। वो कंक्लूड करती है, डोजो स्टॉर्मिंग एक तरह की सेल्फ रिकमेंडेशन है और अपनी स्पिरिट को प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जाते जाते वो इंस्ट्रक्शन देती है, याद रखना कल डोजो चले जाना, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है हिडन ड्रैगन डोजो पर। शूजिंग वहां पहुंचता है। गेट पर एक स्टूडेंट खड़ा होता है जो उसे वेलकम करता है। स्टूडेंट, वेलकम टू हिडन ड्रैगन डोजो। शूजिंग स्माइल करते हुए हाथ बढ़ाता है, हेलो, मैं यहां आया था। वो हाथ मिलाते हैं। तभी शूजिंग को फील होता है कि सामने वाला बंदा जोर से उसका हाथ दबा रहा है। शूजिंग थोड़ा शॉक होता है, क्या? और मन में सोचता है, क्या ये कोई टेस्ट है? अगर ये टेस्ट है तो मुझे भी इसे सीरियस लेना होगा। वो तुरंत अपनी स्किल यूज करता है, गैदरिंग ट्रू ची। अब बाजी पलट जाती है। शुएजिंग की ग्रिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि स्टूडेंट की हालत खराब होने लगती है। स्टूडेंट दर्द से तड़प उठता है, अरे 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 अरे, दर्द हो रहा है, दर्द दर्द, छोड़, जल्दी छोड़। बाकी स्टूडेंट्स हंसते हुए शुएजिंग को बताते हैं, हा हा हा, स्टूडेंट बुरा मत मानना, ये बंदा मार्शल आर्ट्स का दीवाना है, जो भी दिखता है उससे भिड़ने लगता है, पता नहीं कितनी बार हार चुका है। वो पहला स्टूडेंट अपना हाथ सहलाते हुए शर्मिंदा होकर बोलता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हो। शुएजिंग मन ही मन सोचता है, इतना ड्रामा हुआ और ये निकला बस एक राह चलता आदमी। तभी वहां हलचल मच जाती है। एक स्टूडेंट चिल्लाता है, जल्दी देखो, ओल्ड डोजो मास्टर और कुछ डायरेक्ट डिसाइपल्स इधर ही आ रहे हैं। सब हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? ओल्ड डोजो मास्टर खुद आ गए। सबका इंट्रोडक्शन स्क्रीन पर आता है, मेंग किंग जियाओ, जू शानियंग, ली की, छेन फुगुगोंग और व्हील चेयर पर बैठे मेंग बोशान, ओल्ड मास्टर। स्टूडेंट्स आपस में खुसफुसाने लगते हैं, वो डायरेक्ट डिसाइपल जो कभी बाहर नहीं आते वो भी यहाँ हैं। क्या कुछ बड़ा हुआ है? कहीं हमारा डोजो बंद तो नहीं हो रहा? तभी शुजिंग की नजर मेंग बोशांग की गोद में बैठी निंग फेंगना पर पड़ती है। वो हैरान होकर सोचता है, वानर यहाँ क्या कर रही है? मेंग बोशांग सबको चुप कराते हैं, शांत। फिर वो शुजिंग की तरफ देखते हैं, क्या तुम ही हो जो यहाँ डोजो स्टॉर्मिंग के लिए आए हो? उसी वक्त निंग फेंगना शुजिंग को देखकर आंख मारती है। शुजिंग नोटिस करता है और सोचता है, नॉट बैड। मेंग बोशांग बोलते हैं, बहुत वक्त हो गया जब किसी ने मेरे यहाँ डोजो स्टॉर्मिंग करने की हिम्मत की हो। जवान लड़के,
क्या तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? श्वेजिंग कंफ्यूजन में बोलता है। लायक होने या ना होने का क्या मतलब है? अगर तुम मुझसे ऐसे पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता। वो अपना सिस्टम चेक करता है। फिटनेस लेवल 4, हेल्थ प्रिजर्वेशन लेवल 2, कुकिंग लेवल 3, रनिंग लेवल 4, चार्म लेवल 3, एमिंग लेवल 2, फाइटिंग लेवल 1, स्पोर्ट्स लेवल 1। स्टैट्स देख के पता चलता है कि भाई फिट तो है, पर फाइटिंग का लेवल अभी भी लेवल 1 ही है, जो कि मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। वो एनालाइज करता है, कॉम्बैट से रिलेटेड लेवल्स तो काफी कम लग रहे हैं। मेंग बुशांग कहते हैं, ऐसा करते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। शुजिंग पोलाइटली कहता है, सीनियर प्लीज पूछिए। आगे से मिंग बुशांग अपनी ऑरा रिलीज करते हुए पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? शुजिंग बताता है, शुजिंग। और आगे पूछते हैं मेंग, उम्र? शुजिंग बताता है, 17। मेंग बोशांग और आगे पूछते हैं, कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? जुइजिंग चुप रहता है। मेंग बोशांग रुकते नहीं है। क्या तुम इकलौती औलाद हो, कोई भाई बहन है? जुइजिंग मन में सोचता है, ये सवाल इतने अजीब क्यों होते जा रहे हैं? क्या मैं यहाँ शादी के इंटरव्यू के लिए आया हूँ? तभी निंगफेंगना जोर से खांसती है। मेंग बोशांग बात संभालते हुए जोर से हंसते हैं। हा, घबराओ मत, होने वाले दामाद से तो जाहिर है मैं कुछ ज्यादा सवाल ही पूछूंगा ना। जूजिंग पूरा कंफ्यूज हो जाता है, ये चल क्या रहा है? निंगफेंगना कहती है, मुझे भी नहीं पता। तभी जू शानियंग आगे आती है और अपने दादाजी से कहती है, दादाजी वो लायक है या नहीं, ये तो लड़ने के बाद ही पता चलेगा। वो जुइजिंग की तरफ मुड़ती है और मुस्कुराती है, लिटिल ब्रदर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगी। जुइजिंग पोजीशन लेता है, प्लीज। बाकी स्टूडेंट्स हैरानी से देखते हैं, लिटिल सीनियर सिस्टर खुद पर्सनली लड़ने जा रही हैं। मुझे लगता है आज इस लड़के का काम तमाम है। निंगफेंगना मन ही मन सोचती है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये शादी का इंटरव्यू है, कि तुम अभी भी क्यों लड़ रही हो? और फिर आगे जुइजिंग को टेस्ट करने के लिए जू शानियंग अचानक अटैक कर देती है। जू शानियंग चिल्लाती है, लिटिल ब्रदर संभल के। निंगफेंगना डर के मारे चिल्लाती है, जुइजिंग। लेकिन जुइजिंग घबराता नहीं है। वो जू शानियंग की हर मूवमेंट को परफेक्टली डिटेक्ट करता है। जैसे ही वो पास आती है, वो स्मूथली उसके अटैक को डॉज करता है और अगले ही पल वो उसका हाथ पकड़ता है और एक जबरदस्त मूव के साथ उसे जमीन पर पटक देता है। जू शानियंग वहीं ढेर हो जाती है और हार मान लेती है। यह देखकर चैन फुगवांग तारीफ करता है, डायनामिक विजन और पकड़ की पोजीशनिंग काफी सही है, तेरे अंदर मेरे जवानी के दिनों वाला स्टाइल दिखता है। मेंग बोशांग खुश होकर निंगफेंगना से कहते हैं, हाँ, तूने सच में इस बूढ़ों के लिए एक हीरा ढूंढ निकाला। निंगफेंगना गर्व से कहती है, बिल्कुल, आखिर मैं हूं कौन? पर मन ही मन वो सोचती है, और मैं फालतू में इसके लिए डर रही थी। जुइजिंग अपने कपड़े ठीक करता है और पूछता है, तो ओल्ड डोजो मास्टर, क्या मेरा डोजो स्टॉर्मिंग सक्सेसफुल रहा? उसी वक्त सिस्टम पर जीत के इनाम आते हैं। तुमने एक बैटल एक्सपीरियंस की जहां कमजोर ने ताकतवर को हराया। फाइटिंग एक्सपीरियंस प्लस 211, फिटनेस एक्सपीरियंस प्लस 121, हेल्थ प्रिजर्वेशन प्लस 89, म्याओ एम प्लस 56 और स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस प्लस 139। तुम्हें ढेर सारी फेवरेबिलिटी मिली, चार्म प्लस 50। एक ही झटके में लड़ाई जीतने से उसकी सारी फिजिकल स्किल्स को मैसिव बूस्ट मिला है। और हाँ, इंप्रेस करने के एक्स्ट्रा चार्म पॉइंट्स भी मिले। मेंग बोशांग का जवाब देते हैं, बिना मार्शल आर्ट सीखे झू शानयिंग को हरा देना, बिना किसी शक के तुम डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लायक हो। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, तो अब बुलाने का तरीका बदलने का वक्त नहीं आ गया? इसका मतलब समझते ही श्वेजिंग चौंका और तुरंत रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोला, मास्टर। नमस्ते सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स। चन फुगुआंग हंसते हुए कहता है, हा 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 हा। साथ में जूनियर ब्रदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तभी झू शानयिंग जमीन से उठती है और गुस्से में बोलती है, ओए, और मेरा क्या? वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम झू शानयिंग है, मैं तुम्हारी 6th सीनियर सिस्टर हूं। फिर वो वार्निंग देती है, मैंने अभी दुश्मन को हल्के में ले लिया था, बस एक बार जीतने पर ज्यादा हवा में मत उड़ना। श्वेजिंग पोलाइटली झुकता है, 6th सीनियर सिस्टर, आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया। झू शानयिंग गुस्से में मुंह फेर लेती है। श्वेजिंग मन में सोचता है, मतलब मेरे आने से पहले ये सबसे छोटी थी। एक लड़की आती है और कहती है, यंग मास्टर श्वे, चलिए मैं आपका एंट्री प्रोसीजर करवा देती हूँ। श्वेजिंग टाइटल सुनकर अजीब फील करता है, ये कैसा टाइटल हुआ यार? मेंग बोशांग सीरियस होकर समझाते हैं, मेरा डायरेक्ट डिसाइपल किसी से कम नहीं दिखना चाहिए। आज से तुम नाम के लिए ही सही पर इनर रिंग रेजिडेंट हो, तो तुम्हें यंग मास्टर बुलाना ही सही रहेगा। इसी बीच निंगफिंगना मौका देखकर श्वेजिंग की गोद में जा बैठती है। श्वेजिंग रिक्वेस्ट करता है, क्या हम टाइटल बदल सकते हैं? यंग मास्टर श्वे थोड़ा अजीब लग रहा है। लड़की सजेस्ट करती है, मास्टर जिंग कैसा रहेगा? श्वेजिंग हार मान लेता है, जो भी है जब तक तुम लोग खुश हो। सीन शिफ्ट होता है लाउंज में। श्वेजिंग सोफे पर बैठा है और निंगफिंगना उसकी गोद में है। श्वेजिंग कहता है, डोजो स्टॉर्मिंग उतना मुश्किल नहीं था जितना तुमने कहा था, वो तो एक ही मूव में ढेर हो गई। निंगफिंगना उसे करेक्ट करती है, तुम गलत हो, वो असल में तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो समझाती है,
लेकिन मार्शल आर्ट्स सिर्फ नंबर्स कंपेयर करना नहीं होता। मूड, हालात, दिमाग, फैसला लेने की काबिलियत और किस्मत, ये सब जीत और हार तय करने की चाबी बन सकते हैं। श्वेजिंग समझ जाता है। तुम कहना चाहती हो कि उसने दुश्मन को हल्के में ले लिया। निंगफेंगना कंफर्म करती है, सही पकड़े। अगर वो लड़की थोड़ी सी भी सावधान रहती और तुम्हारे मूव का इंतजार करती तो नतीजा ऐसा नहीं होता। लेकिन जीत तो जीत होती है, उसके आगे कुछ कहने को नहीं बचता। श्वेजिंग रियलाइज करता है, वैसे तो मैं किस्मत से जीता, लगता है मुझे अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और श्वेजिंग के मन में पिछली रात को लेकर कुछ सवाल थे। वैसे कल रात तुम कहाँ गई थी? तुम दोजो में तो नहीं रुकी थी ना? उसने बड़े आराम से जवाब दिया, हाँ, किसी की एंट्री करवाने के लिए मुझे ग्रैंडपा ली को हेलो बोलने जाना पड़ा। ये नाम सुनते ही श्वेजिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मन में दोहराता है, ग्रैंडपा ली? उसके एक्सप्रेशन में सवाल देखकर निंगफेंगना पुरानी खुनस निकालते हुए बताती है, उसने उस जमाने में मेरे दादाजी को धोखा दिया था। हालांकि वो सीधे तौर पर नहीं बोलती, पर उसका इशारा साफ था। श्वेजिंग तुरंत उस सिचुएशन को इमेजिन करता है और हैरानी से सोचता है, मतलब वो एक मेल मिस्ट्रेस था? माहौल थोड़ा सीरियस हो ही रहा था कि तब भी वहां वो स्टाफ वाली लड़की आती है। बड़े अदब और रिस्पेक्ट के साथ वो कहती है, मास्टर जिंग, ये लीजिए आपका आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन कार्ड। कल से जब भी आएंगे बस सीधा एक्सेस कंट्रोल पर स्वाइप कर लीजिएगा। जैसे ही श्वेजिंग वो कार्ड अपने हाथ में लेता है, उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉप होता है, चार्म EXP+20। इसका सीधा मतलब था कि बिना कुछ खास किए बस उसकी प्रेजेंस और नए स्टेटस ने सामने वाले पर असर डाल दिया था, जिससे उसका चार्म स्टैट बढ़ गया। श्वेजिंग कार्ड लेकर बस एक सिंपल सा जवाब देता है, थैंक्स। यहां से सीन चेंज होता है और वक्त सीधा अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। ट्रेनिंग हॉल का नजारा देखने लायक था। मेंग बोशांग यानी ओल्ड मास्टर हैरानी से श्वेजिंग को देख रहे थे, जो अभी भी पसीने में लथपथ होकर एक्सरसाइज कर रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोचते हैं, मैंने सुना ये लड़का पूरी रात यहां ट्रेनिंग कर रहा था, इतना ड्यूरेबल। सच कहूं तो इसकी ताकत और डेडिकेशन देखकर डर लगता है। उधर श्वेजिंग के सामने तो सिस्टम के नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही थी। उसकी मेहनत स्क्रीन्स पर नंबर बन के दिख रही थी। फिटनेस EXP+234, हेल्थ प्रिजर्वेशन EXP+133, स्पोर्ट्स EXP+79, इनर फोर्स EXP+89, इनर फोर्स अपग्रेडेड टू लेवल 2 0/300। तुम्हें ढेर सारी फेवरेबिलिटी मिली, चार्म +35। ये सारे पॉइंट्स दिखा रहे थे कि रात भर की फिजिकल ट्रेनिंग ने उसकी बॉडी के हर एट्रीब्यूट को बूस्ट कर दिया था। यहां तक कि उसका इनर फोर्स भी लेवल अप हो चुका था। लेकिन मेंग बोशांग उसे रोकने का मौका नहीं देते। वो पूरे जोश में चिल्लाते हैं, रुकना मत, बस थोड़ी देर और। सिस्टम पर XP लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इनर फोर्स EXP+99। श्वेजिंग की हालत खराब थी, पर मेंग बोशांग उसे और पुश करते हैं, बस थोड़ा सा और, पूरी रात की मेहनत बेकार मत जाने देना। फिर से लगातार नोटिफिकेशंस आते हैं, इनर फोर्स EXP+99, इनर फोर्स EXP+99। और फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका इंतजार था। एक नया मैसेज फ्लैश होता है, मुबारक हो, लेवल अप हो गया, इनर फोर्स अपग्रेडेड टू लेवल 3 0/500। इसका मतलब था कि एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उसका इनर फोर्स एक ही सेशन में लेवल 2 से सीधा लेवल 3 पर जंप कर गया था। इस पॉइंट पर आकर श्वेजिंग की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो थककर जमीन पर गिर पड़ता है। मेंग बोशांग उसके पास आते हैं। उनके चेहरे पर अब गर्व वाली मुस्कान थी। वो बड़े फख्र से अनाउंस करते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए हैं, तुम उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। बहुत जल्द तुम मेरे हिडन ड्रैगन सेक्ट का कल्टीवेशन मेथड सीखने के लायक हो जाओगे। शूजिंग जमीन पर लेटा हुआ गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन कल्टीवेशन मेथड का नाम सुनते ही उसकी क्यूरियोसिटी जाग उठती है। वो पूछता है, कैसा कल्टीवेशन मेथड? उसे सीखने के लिए मुझे कौन से लेवल पे पहुंचना होगा? मेंग बोशांग हंसते हुए सोचते हैं, ये लड़का तो सच में मार्शल आर्ट्स का दीवाना है, अभी गिरा है और अभी अगला सवाल। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ऑर्डर देते हैं, इसे पकड़ो। शूजिंग को लगता है शायद फिर से स्पारिंग सेशन शुरू होने वाला है। वो डर के सोचता है, फिर से स्पारिंग? लेकिन जैसे ही वो हाथ पकड़ता है, उसे करंट जैसा एक तेज झटका लगता है। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और मन में एनालाइज करता है, मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारी ट्रूची मेरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है। ये कर क्या रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अचानक चेक करते करते मेंग बोशांग का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो हैरानी से पूछते हैं, तुम आमतौर पर कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? और उसका हाथ छोड़ देते हैं। शूजिंग घबरा के जवाब देता है, बस रनिंग वगैरह और कुछ खास नहीं।
फिर वो डर के मारे पूछता है, मास्टर क्या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? मेंग बोशांग सर हिलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी ऐसी है जैसे किसी ओसीडी वाले गॉड ने खुद बनाई हो। हर मसल, हर हड्डी, हर ऑर्गन सब इतने परफेक्ट बैलेंस में हैं कि डर लगता है। वो फाइनली डिक्लेयर करते हैं, सीधे शब्दों में कहूं तो तुम एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी हो। ये सुनकर शूजिंग मन ही मन समझ जाता है कि ये कोई कुदरती चमत्कार नहीं है। वो सोचता है, बिना शक के ये सब उस पैनल का कमाल है। फाइटिंग स्किल एक्टिवेट होने के बाद मेरी बॉडी ऐसी हो गई है। एक हद तक मैं सच में जीनियस ही हूं। एक्साइटेड होकर वो फिर से वही सवाल करता है, तो क्या मैं अब वो सीख सकता हूं, वो कल्टीवेशन मेथड? लेकिन मेंग बोशांग उसे डांट देते हैं, इतनी जल्दी क्या है? तुमने पूरी रात ट्रेनिंग की है, तुम्हारी बॉडी चोटों से भरी हुई है, अभी वो मेथड सीखना खुद मौत को बुलाने जैसा होगा। शूजिंग निराश होकर पूछता है, तो फिर मैं करूं क्या? मेंग बोशांग उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले लाउंज में जाओ, मैं किसी के हाथ स्लीपिंग ड्रैगन ऑइंटमेंट भेजता हूं। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है लाउंज के दरवाजे पर, जहां बोर्ड लगा है हिडन ड्रैगन डोजो। बाहर से कोई दस्तक देता है और अंदर से शूजिंग आवाज लगाता है, आ जाओ। दरवाजा खुलता है और जू शानिंग अंदर आती है, उसके हाथ में ऑइंटमेंट होती है। वो एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है, लिटिल जूनियर ब्रदर, मैं यहां तुम्हारी इंजरीज ट्रीट करने आई हूं। शूजिंग उसे देखकर चौंका और थोड़ा घबरा गया। पुराने किस्से याद करते हुए उसने मन ही मन सोचा, सिक्स्थ सीनियर सिस्टर, ये आप क्यों? कहीं ये बदला लेने तो नहीं आई? जू शानिंग बिना वक्त गवाए ऑर्डर देती है, लिटिल जूनियर ब्रदर, अपनी शर्ट उतार दो। डरते डरते शूजिंग आगे अपना शर्ट उतार देता है। जू शानिंग उसकी बॉडी देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और तारीफ करती है, तुम्हारी बॉडी तो काफी सही बनी हुई है लिटिल जूनियर ब्रदर। शूजिंग शराफत से जवाब देता है, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं सीनियर सिस्टर जू, आगे क्या करना है? जू शानियंग बेड की तरफ इशारा करती है, आओ इधर आओ और लेट जाओ। जैसे ही वो ये बोलती है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, किसी ने तुम्हारे लिए ढेर सारी गुडविल जनरेट की है, चार्म +45। इसका मतलब था कि अंदर ही अंदर वो शूजिंग को पसंद कर रही थी, इसीलिए उसका चार्म इंक्रीज हुआ। शूजिंग बेड पर लेट जाता है, हाँ अब गुड बॉय की तरह वहां लेटे रहो, हिलना मत। शूजिंग चुपचाप लेटा रहता है। अचानक से जू शान्यांग ऑइंटमेंट लगाने लगती है और दर्द या गुदगुदी की वजह से शूजिंग थोड़ा हिल जाता है। जू शान्यांग तुरंत उसे डांटती है, रुको, मैंने कहा था ना हिलना मत। ये देखकर शूजिंग कंफ्यूजन में सोचता है, आखिर ये औरत चाहती क्या है? जू शान्यांग की आंखों में एक शरारत भरी चमक आ जाती है। वो शूजिंग के ऊपर झुकती है और कहती है, जूनियर ब्रदर, अपनी सीनियर सिस्टर को ऐसे मत देखो, मैं असल में काफी कम्पेटिटिव हूं। ये बोलते ही वो अपनी उंगली से जोर लगाती है। शूजिंग दर्द से लाल हो जाता है और सोचता है, इस औरत की हैंड ग्रिप तो सच में काफी स्ट्रांग है। जू शान्यांग देखती है कि वो दर्द में होकर भी कुछ बोल नहीं रहा, तो वो पूछती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शूजिंग बस इतना ही कहता है, कुछ नहीं, जब तक आप खुश हैं सीनियर सिस्टर। ये सुनकर जू शान्यांग का गुस्सा पिघल जाता है और वो शर्मिंदा हो जाती है। वो माफ़ी मांगती है, ठीक है, मेरी गलती थी, साफ दिख रहा था कि मैं अपनी लापरवाही की वजह से हारी थी, फिर भी मैंने बदला लेने का सोचा और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हें जानबूझकर परेशान किया जूनियर ब्रदर। फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, किसी ने तुम्हारे लिए ढेर सारी गुडविल जनरेट की है, चार्म +45। उसका दिल पिघलने की वजह से चार्म पॉइंट्स फिर बढ़ गए। जू शैनिंग शर्माते हुए पूछती है, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? सिस्टम फिर पिंग करता है, किसी ने तुम्हारे लिए ढेर सारी गुडविल जनरेट की है, चार्म +45। जूजिंग कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता है। सिस्टम एक बार और कंफर्म करता है, किसी ने तुम्हारे लिए ढेर सारी गुडविल जनरेट की है, चार्म +45। लगातार 3 बार नोटिफिकेशन आना यह दिखा रहा था कि वो अब जूजिंग के काम नेचर से कितनी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। जूजिंग उसे रीअश्योरेंस देता है, मैं सच में गुस्सा नहीं हूं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था। आप कंटिन्यू करिए सीनियर सिस्टर, मेरी चिंता मत करो। जू शनिंग खुश हो जाती है और कहती है, ये हुई ना बात, अपर बॉडी का हो गया, अब तुम अपनी पैंट्स क्यों नहीं उतार देते? जूजिंग बुरी तरह चौंक जाता है, हाँ? और हद तो तब हो जाती है जब जू शनिंग सच में जूजिंग का पैंट पकड़कर खींचने लगती है। जूजिंग घबरा कर रोकता है, नीचे का मैं खुद कर लूंगा, मैं सीनियर सिस्टर को तकलीफ नहीं देना चाहता। जू शनिंग हंस पड़ती है और उसे छोड़ देती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, देखो कितना डर गए तुम। तो फिर आगे का जो भी है वो 7th जूनियर ब्रदर खुद संभाल लेना। और फिर वो मजे में गाना गाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। जूजिंग वहां अकेला बेड पर बैठा रह जाता है, अभी भी शॉक में। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर 3 बार नोटिफिकेशन आता है,
तुमने हाइबरनेटिंग ड्रैगन टेक्निक स्टांस ट्रेनिंग का एक सेशन पूरा किया, फिटनेस एक्सपी प्लस 98। मतलब उस ऑइंटमेंट और मसाज के सेशन ने भी उसकी बॉडी को रिकवर करके एक्सपी दिया था। और फिर आगे वो उस डोजो से निकल जाता है और रास्ते में राहत की सांस लेता है। वो सोचता है, वो तो डरावना था, आज तो उस औरत ने मुझे डिसमेंटल ही कर दिया होता। तभी एक नया नोटिफिकेशन पॉप होता है, बधाई हो, लेवल अप। फाइटिंग बढ़कर लेवल 3 0/500 हो गई। इनर फोर्स बढ़कर लेवल 4 0/800 हो गई। ये नोटिफिकेशन बताता है कि पिछले 24 आवर्स की ट्रेनिंग और रिकवरी ने उसके कोर फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड कर दिया है। जूजिंग खुश हो जाता है, लेवल अप हो गया। फिर उसे अचानक याद आता है, सही है, वैसे भी अभी करने को और कुछ है नहीं, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता हूं उस अपॉइंटमेंट के लिए। और इसी प्लान के साथ वो आगे बढ़ जाता है। और फिर आगे वो कुछ गहरा सोच रहा था। उसके दिमाग में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम घूम रहा था और वो मन ही मन एनालाइज करता है। व्हाइट रेवन स्क्वाड, ये नाम सुनने में तो काफी फिल्मी लगता है, पर असल में ये किंग चेंग की स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। पर एक सवाल उसे अभी भी परेशान कर रहा था। वो सोचता है, लेकिन उन्होंने मुझे लाइब्रेरी में मिलने के लिए क्यों बुलाया है, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं। सीन शिफ्ट होता है और स्वेजिंग सीधा किंग चेंग लाइब्रेरी के 7th फ्लोर पर पहुंचता है। लिफ्ट से निकलते ही वो देखता है कि पूरा फ्लोर सुनसान पड़ा है। चारों तरफ शांति थी, जिसे देखकर वो हैरान होकर सोचता है, ये तो पूरा खाली है, यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा। कहीं वो मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक फीमेल वॉइस आती है, स्वेजिंग तुम आ गए। आवाज सुनते ही स्वेजिंग तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन था। वो आगे बढ़ती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, हेलो, मैं वू यू किंग हूं। यू मतलब यूजी वाला यू और किंग मतलब किंग त्यान वाला किंग। स्वेजिंग इस इंट्रोडक्शन में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सीधा सवाल करता है, वॉइड ब्लेड कहाँ है और मुझे लाइब्रेरी में क्यों बुलाया। उसकी बात सुनकर वो यू किंग बिल्कुल काम रहती है और जवाब देती है, वो मेरी खबरी यानी इन्फॉर्मेंट है, किसी को प्राइवेटली मेरे पास भेजना था तो ऑब्वियसली हम स्पेशल पुलिस स्टेशन में तो नहीं मिल सकते ना। वो थोड़ा पॉज लेती है और फिर आगे कहती है, शुरू में मुझे थोड़ा डाउट था, पर तुम्हें देखने के बाद मैंने तुम्हें अप्रूव कर दिया है, हमारे साथ जुड़ जाओ। ये सुनकर स्वेजिंग की आंखें शक से सिकुड़ जाती हैं। वो पूछता है, किस बेस पर। वो यू किंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो कहती है, क्या तुम गॉड रेलिक्स के बारे में नहीं जानना चाहते थे। ये शब्द सुनते ही स्वेजिंग बुरी तरह चौंक जाता है, जिर्प जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी रिएक्शन देखकर वो यू किंग समझ जाती है, लगता है मेरा अंदाजा सही था, तुम्हें गॉड रेलिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे पता चला। स्वेजिंग तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और बात घुमाता है, नो कमेंट्स। पर मन ही मन वो सतर्क हो जाता है और सोचता है, आखिर इस औरत का बैकग्राउंड क्या है, इसे इतना सब कैसे पता। वो यू किंग उसकी हिचकिचाहट देखकर कहती है, कोई बात नहीं, अगर तू नहीं बताना चाहते, पहले इन्फॉर्मेशन ना देना ये मेरी गलती है। वो टेबल से कप उठाती है, उसमें पानी देती है और ऑफर करती है, इसे टेस्ट करो। स्वेजिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है पर पानी पीता है और ये तो बस सादा पानी है ना, इसमें क्या खास है। फिर वू यू किंग उस बचे हुए पानी को एक खास तरह की दिखने वाली केटल में डालती है और वापस उसी कप में डालकर उसे देती है, अब दोबारा टेस्ट करो। शुए जिंग उसे कंफ्यूज होकर देखता है, अभी भी तो सादा पानी ही है ना, ये करना क्या चाहती है। लेकिन जैसे ही वो एक सिप लेता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। यूं मीठा हो गया। उसके एक्सप्रेशन को एंजॉय करते हुए वू यू किंग एक्सप्लेन करना शुरू करती है, 287 साल पहले गॉड मर गए थे, या अगर और सही शब्दों में कहूं तो डीईटी की मौत हुई थी। माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है जब वो आगे बताती है, जब डीईटी मरे तो उनके बिखरने से जो रोशनी के बिंदु गिरे, हम उन्हें फिलहाल के लिए गॉड्स ब्लड कह सकते हैं। ये गॉड ब्लड गिरकर चीजों में, जिंदा प्राणियों में या शायद इंसानी कल्पना के किसी हिस्से में भी समा गया। जिन चीजों में ये गॉड ब्लड समाया हुआ है उन्हें हम गॉड रेलिक्स कहते हैं। वो उस केटल की तरफ इशारा करती है जिसे अभी यूज किया गया था। सीरियल नंबर GOD 1567 स्वीट वाटर केटल इन्हीं गॉड रेलिक्स में से एक है। शुएजिंग अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं था। वो स्केप्टिकल होकर पूछता है, क्या मैं इसे देख सकता हूं? क्या पता तुमने पहले से ही केटल में चीनी मिला रखी हो। वो यू किंग कॉन्फिडेंट होकर कहती है, बिल्कुल। जैसे ही शुएजिंग उस केटल को अपने हाथ में लेता है और उसे छूता है, उसका सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। डिवाइन सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ, डिविनिटी एब्जॉर्ब कर रहा है। डिविनिटी +5, डिविनिटी +5, डिविनिटी +5। इसका मतलब था कि ये केटल कोई आम चीज नहीं थी, ये सच में एक पावरफुल आर्टिफैक्ट था जिससे उसके सिस्टम को एनर्जी मिल रही थी। स्क्रीन पर एक अपडेट आता है, करंट डिविनिटी हेल्ड 502/500। ये देखते ही शुएजिंग मन ही मन खुशी से झूम उठता है, मैं सच में गॉड रिलिक्स को छूकर डिविनिटी अब्जॉर्ब कर सकता हूँ, अब मेरी एक्टिव स्किल बच गई। लेकिन बाहर से वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और पूछता है, इसका फंक्शन क्या है? जो पानी इससे निकला वो बिना चीनी के मीठा हो गया, या फिर ये हवा में से पानी बना सकती है? जबकि बैकग्राउंड में सिस्टम लगातार उसे एक्सपी देता रहता है।
डिविनिटी +5, डिविनिटी +5। वू यूकिंग स्माइल करती है, काफी करीब हो, दोबारा गैस करो। मन में वो उसे जज करते हुए सोचती है, ये छोटा भाई लगता है दुनियादारी से अनजान है, काफी क्यूट है। शुएजिंग देखता है और नोटिस करता है, पानी का लेवल तो कम होता नहीं दिख रहा। क्या इस केटल में पानी इन्फिनिट यानी कभी ना खत्म होने वाला है? वू योकिंग इम्प्रेस होकर कहती है, बुरा नहीं है, छोटे भाई के पास दिमाग तो है। तभी सिस्टम का काउंट पूरा हो जाता है। करंट डिविनिटी हेल्ड 502/500 इनफ काउंट, आई कैन एक्टिवेट द एक्टिव स्किल। मतलब सिस्टम में डिविनिटी कंप्लीट हो चुका है उसका एक्टिव स्किल को एक्टिव करने के लिए। वू योकिंग आगे समझाती है, किंगचेंग अफिलिएटेड हाई स्कूल के एक होनहार स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना? श्वेत जिंग अब बात की गहराई समझ रहा था। वो सीरियस होकर बोलता है, इस दुनिया के किसी भी कानून यानी लॉज को इग्नोर करना। ऐसे देखा जाए तो क्या ये स्वीट वाटर कैटल एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है? ये तो एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को पलट सकती है। उसके दिमाग में तुरंत इनर रिंग का ख्याल आता है और वो सोचता है, क्या इनर रिंग की कभी ना खत्म होने वाली बिजली का राज भी यही चीज है? वो योकिंग उसे रोकती है, ज्यादा मत सोचो, एक गॉड रेलिक का होना ही अनरीजनेबलनेस, बिना किसी लॉजिक का प्रतीक है। ये वो चीज है जिसे इंसान कभी कॉपी नहीं कर सकते। बातें बहुत हो गई थी, अब श्वेत जिंग सीधा मुद्दे पे आता है। तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे ये सब बताया क्यों? वो योकिंग वजह बताती है, 3 दिन पहले तुमने एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से एक मॉन्स्टर को हराया था। एक खौफनाक और अनजान जीव के सामने तुम्हारे अंदर डर का एक कतरा भी नहीं था। वो सीधा उसकी आंखों में देखती है, स्पिरिचुअल लेवल पर तुम पहले ही ज्यादातर लोगों से आगे निकल चुके हो, इसलिए वो फाइनली अपना ऑफर देती है, मैं चाहती हूं कि तुम हमारी वूज गॉड रेलिक कंटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करो। ये सुनते ही श्वेत जिंग का एटीट्यूड 180 डिग्री पलट जाता है। कहां वो शक कर रहा था और कहां वो अब तुरंत सिंसियर होकर वू योकिंग का हाथ पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करता है, सिस्टर प्लीज, आपको मुझे अपनी टीम में लेना ही पड़ेगा। वो योकिंग उसके सडन चेंज से हैरान रह जाती है? पर श्वेत जिंग रुकता नहीं, वो पूरे जोश में बोलता है, मैं पक्का आपका हर एक ऑर्डर मानूंगा अच्छी सिस्टर। मनी मन वो एक्साइटेड होकर सोचता है, एक गॉड रेलिक कंटेनमेंट कंपनी, ये तो एक गॉड टियर वर्कप्लेस है, मुझे यहां घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां और भी ऐसे रेलिक्स हुए तो उसका सिस्टम अनलिमिटेड पावर सोर्स बन जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक इस मानवा के जितने भी चैप्टर्स रिलीज हुए थे वो मैंने आज यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बिल्कुल नया मानवा है तो इसके चैप्टर्स आगे भी आते रहेंगे। अब यहाँ मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आगे की वीडियोस कैसी चाहिए। जल्दी चाहिए मतलब जैसे ही 1-2 चैप्टर्स आएं मैं तुरंत एक छोटी वीडियो बना दूं, या फिर वेट करोगे ताकि ढेर सारे चैप्टर्स जमा हो जाएं और मैं एक लंबी वीडियो लेकर आऊं? तो नीचे कमेंट में फास्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो लिखकर जरूर बताना। जो आप बोलोगे वही होगा। तब तक के लिए बाय बाय।